आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। रांची के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर नशे की खेती की जा रही है और इस खेती को नक्सलियों के साथ माफियाओं का संरक्षण हासिल है। रांची पुलिस ने ड्रोन की मदद से नशे की खेती के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। नशे की खेती पर प्रहार, अफीम की फसल तबाह, ड्रोन की मदद से वार। नशे की खेती के खिलाफ रांची में पुलिस मिशन पर है। रांची के ग्रामीण इलाकों में अफीम की लहलहा रही फसल को पुलिस तबाह और बर्बाद करने में लग गई है। नशे की खेती पर दुर्गम इलाकों में पुलिस ड्रोन की मदद से वार कर रही है। रांची के तमाड़, बुडू, नामकुम, दशमफौल, पिठोरिया, खलारी, बुड़मू इलाके में बड़े पैमाने पर नशे की खेती हो रही है। रांची के ग्रामीण इलाकों में जब ये पौधे लगाए गए थे, उस वक्त भी न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। नामकुम का एरिया जो इंटीरियर है और लाली उली पहाड़ जो हम लोगों का है, और दूसरा हो गया तमार वाला जो एरिया, वहाँ भी कार्रवाई शुरू हो गई। और सारा जहाँ भी कल्टीवेशन किया गया है वो फ्लावरिंग स्टेज में आ गया है। स्टेज डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई शुरू हो गई है और ये भी पता करने की कार्रवाई हम लोगों ने शुरू किया है कि किस लोगों ने लगाया। इस बार उनको हम लोग टारगेट करेंगे, उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। अब इन पौधों में फूल आ गए हैं तो पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है। रांची में काले हीरे का कारोबार जबरदस्त तरीके से फल फूल रहा है। ग्रामीण इलाकों में नशे के माफिया एक्टिव हैं। नशे की इस खेती को नशे के सौदागरों के साथ नक्सलियों का भी संरक्षण हासिल है। नक्सलियों के अर्थतंत्र का ये अहम हिस्सा है। ऐसे में रांची पुलिस ने नशे की इस खेती के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। धनबाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामते ही निरंजन ताती मौत की भेंट चढ़ गया। छरिया थाना क्षेत्र के गुलगुलिया पट्टी में भाजपा नेता रागिनी सिंह और छरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। बीजेपी समर्थक निरंजन ताती की इस घटना में मौत हो गई। घटना की वजह कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में गुलगुलिया पट्टी के लोगों के शामिल होने को बताया जा रहा है। जानकारी पाकर बीजेपी नेता मौके पर पहुंची तो इस घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। रागिनी सिंह ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस विधायक के संरक्षण में ये घटना हुई है। ये हुआ कि परसों में पार्टी ज्वाइन किए, कल तक चुप रहा, आज हमको बुलाया, ये लोग को बुलाया, ये लोग नहीं किया, हमको बुलाया, बोला कि तुमको कहा गया था बीजेपी के ऑफिस। हम बोले थे कि पानी और बिजली के कारण गए थे, तो बोला कि तुम बता दिया कि रंगदारी लेता, तो बोल दिए भाई कितना से आएंगे। मैडम को बोले कि रंगदारी नहीं लेता, उसको पता चला कि रंगदारी तुम काहे बोला कि रंगदारी लेते हैं। हम लोग तुम लोग इतना साल से 2 साल से ले रहा है रंगदारी, काहे नहीं बोलेंगे। राम बाबू अधिकार, श्याम बाबू अधिकार। बैठे हुए थे, आग ताप रहे थे। हम लोग को नहीं पता था कि धनंजय यादव और विजय भुइया ये सब ग्रुप बना के अचानक राम बाबू पे हमला कर दिया, मारपीट करने लगा। और हम लोग सुने, घर से दौड़े तो हम लोग के भी मार के कपार फाड़ दिया। ये धनंजय यादव इतना बढ़ गया कि किसी का घर में मार के कुछ भी कर दे। कुछ ही दूर पे थाना है और थाना रहने के बावजूद भी पूरा रात कांग्रेस के कार्यकर्ता तांडव किया। तांडव मतलब कि आतंक, गोली चला, बम चला। और कारण क्या, तो हमारे मजदूर भाई, हमको लगता है 100-200 के संख्या में महिलाएं और मजदूर भाई 200-300 संख्या में 2 दिन 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किए थे। धनबाद में सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों में हुए खूनी संघर्ष में भाजपा समर्थक निरंजन ताती की मौत हो गई और इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। लोगों में पुलिस को लेकर गहरा आक्रोश है और आपको बताएं खूनी संघर्ष में जमकर पत्थरबाजी हुई है, फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। मौके से पुलिस ने 5 बम बरामद किए हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है। बड़कागांव में अपराधियों की फायरिंग से जुड़ी खबर है। रंगदारी की मांग को लेकर फायरिंग की गई है। सड़क निर्माण में लगे मजदूरों से मारपीट की गई है और फायरिंग के बाद अपराधी भाग निकले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां हजारीबाग से बड़कागांव में अपराधियों की फायरिंग, रंगदारी की मांग को लेकर फायरिंग की है अपराधियों ने। सड़क निर्माण में लगे मजदूरों से भी मारपीट हुई है और फायरिंग के बाद भाग निकले हैं अपराधी। और लोहरदगा से बड़ी खबर आ रही है कि कुड़ू बस स्टैंड में गोली चली है। चिकन शॉप चलाने वाले को गोली लगी है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
गोली मारकर अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स भेजा गया है। ये बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां कुड़ू बस स्टैंड में गोली चली। चिकन शॉप चलाने वाले को गोली लगी है। युवक की हालत गंभीर है। रांची से खबर आ रही है कि कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। ईडी के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। झारखंड में अवैध खनन से जुड़ा हुआ मसला है। 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़ा हुआ ये मामला है। अवैध खनन से जुड़े मामले को दबाने का आरोप भी है। मामले को दबाने के लिए घूस देने का भी आरोप है। इधर सीबीआई ने कोलकाता और रांची में छापेमारी की और छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिलने की खबर है। जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान बीजेपी विधायक ने जेएमएम पर झूठे केस दर्ज कराने का आरोप लगाया। ढुल्लू महतो ने कहा कि उन पर 15 से ज्यादा झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। धनबाद में खुलेआम गोली और बम चलाए जा रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ढुल्लू महतो ने मांग की है कि उन पर दर्ज मामलों की सीबीआई जांच कराई जाए। राजधानी रांची में पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के नाम एनुल अंसारी और बहारुद्दीन अंसारी हैं। दोनों देवघर के पत्थरघटिया गांव के रहने वाले हैं और दोनों ने युवती से 3.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। साइबर अपराधियों ने खुद को एसबीआई कस्टमर केयर का प्रतिनिधि बताकर युवती को झांसे में लिया और फिर युवती से एनीडेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड कराया और फिर अकाउंट से 3.5 लाख रुपए उड़ा लिए। इनके पास से 3 मोबाइल, 3 सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। वादी कुमारी पूजा के कंप्लेंट के आधार पर एक केस दर्ज हुआ था। उसमें एसबीआई कस्टमर केयर के रूप में कॉल करके अपराधी लोग उनका मोबाइल पर एनीडेस्क का ऐप इंस्टॉल करवा दिया और करने के बाद उनका मोबाइल फ़ोन हैक करके उनके डिटेल्स निकाल। एनुल अंसारी और बहारुद्दीन अंसारी दोनों को जो है हम लोग गिरफ्तार किए। दोनों देवघर जिला के रहने वाले हैं। गोड्डा में जमीन की जंग के बाद ईसीएल के जीएम रमेश महापात्रा ने कहा कि गोड्डा के तालझारी क्षेत्र में 125 एकड़ में सीमांकन किया जा रहा है। फिलहाल खुदाई नहीं, सिर्फ सीमांकन किया जा रहा है। जिनकी जमीन है उन्हें उचित मुआवजे दिए जा रहे हैं। जिस क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण चल रहा है वहां से गांव की दूरी 700 मीटर से अधिक है। अभी तो खुदाई नहीं चालू हुआ। अभी जिनका जमीन हम लोग अधिग्रहण किया था, जिन लोगों को नौकरी दिए थे, जो 22 आदमी का नौकरी हुआ था, वही लोग जो चिन्हित किया है जमीन, उसी को हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो घर है, यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर है घर। यहाँ से जो गांव है 700 मीटर दूर है और जो विधिवत व्यवस्था जो उसको फॉलो करते हुए हम लोग जो जमीन का अधिग्रहण हुआ उसको काम चालू किया है। चतरा में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। महिला कॉलेज के मुख्य द्वार पर रैयत की सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। अतिक्रमणकारियों ने कच्चे निर्माण और चारदीवारी के अलावा घेराबंदी को ध्वस्त कर दिया। साथ ही अवैध अतिक्रमण को खुद हटाकर सरकारी जमीन खाली करने की चेतावनी दी है। यहां अवैध रूप से अतिक्रमण कर 30 परिवारों ने कब्जा जमाया था। अतिक्रमण हटाओ का कार्रवाई चल रहा है। प्रथम चरण में हम लोग जो है कि कच्चा स्ट्रक्चर जो है झाड़ी है और कच्चा जो घोरान घेरा हुआ था लकड़ी से, उसको हटा रहे हैं। नगर पालिका से 30 लोगों की सूची दी गई थी बना करके कि नगर पालिका यानी कि सरात की जमीन पर ये लोग अवैध रूप से अतिक्रमण करके रह रहे हैं। जामताड़ा के मेहजाम में रेलवे की जमीन पर बने मकान और दुकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। रेलवे की जमीन पर स्थानीय लोगों ने अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया था, जिसे आरपीएफ के सहयोग से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस बीच सांसद सुनील सोरेन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग की है। सांसद की पहल पर रेलवे ने कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन अतिक्रमण को हटाने के लिए रेलवे की तरफ से 15 दिन की मोहलत दी गई है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में शिवलिंग हटाने पहुंची टाटा स्टील, यूआईएसएल और प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने प्रशासन को रोक दिया। विरोध के बीच एसडीओ, डीएसपी, टाटा स्टील और यूआईएसएल के पदाधिकारी मौजूद रहे। सूचना पाकर कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन का कहना है कि यह स्थल हिंदू पीठ को दिया गया है, लेकिन अतिक्रमण कर शिवलिंग को स्थापित किया गया है, जिसे हटाया गया।
सिमडेगा में पीएलएफआई उग्रवादियों द्वारा आगजनी घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। पुलिस ने घटना का जल्द खुलासा करने का दावा किया है। ओड़गा रेलवे स्टेशन में चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट पर अगलगी के बाद पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश में है। एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घटनास्थल का मुआयना कर लौटे एसपी ने बताया कि जल्द पूरे मामले का खुलासा होगा। ओड़गा रेलवे स्टेशन के पास वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था। वहाँ पे एक जेसीबी लगी हुई थी, एक टैंकर लगा हुआ था। दोनों को अज्ञात लोगों के द्वारा जला दिया गया है। वहाँ पे एक पर्चा छोड़ा गया है जिसमें पीएलएफआई और कुछ लोगों का नाम वहाँ पे अंकित किया गया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और हम लोग जल्द ही इस कांड का उद्भेदन कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस रांची पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जिस सपने के साथ झारखंड बना था वो वर्तमान सरकार में बिखरा नजर आ रहा है। ईडी की कार्रवाई ये बताती है कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अधिकारी हो, नेता हो, सभी ईडी दफ्तर में हाजिरी लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1932 के खतियान का विरोध उनकी ही पार्टी में हो रहा है। साथ ही पशुपति पारस ने यह भी दावा किया कि बिहार सरकार लोकसभा चुनाव से पहले खुद गिर जाएगी। नीतीश का पीएम बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। देश में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। वर्तमान सरकार को किस दशा में देख रहे हैं, किस तरह से कार्य कर रही है, कार्यशैली कैसी है? देखिए, 2000 ईस्वी में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जिस देश के प्रधानमंत्री थे तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि बिहार और झारखंड स्टेट उस समय करीब करीब बंटने के कगार पर था, तो बांटा गया कि झारखंड का विकास होगा। लेकिन शुरू में एनडीए की सरकार बनी थी बिहार ने झारखंड में, बड़े अच्छे ढंग से स्मूथली काम चल रहा था। अब जो इधर सरकार बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा का या यूपीए गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, तो जनता जिस आशा और उम्मीद से सरकार को चुना था वो आशा और उम्मीद पर सरकार खड़ी नहीं उतरी। आप देखिए घोटाला पर घोटाला हो रहा है, खनन घोटाला है, जमीन घोटाला है। उसमें पूजा सिंघल जेल में चली गई, सीनियर आईएएस अफसर थी, वो जेल में थी, अभी भी शायद बेल मिला है नहीं मिला। उसमें दर्जनों पदाधिकारी जो हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी को के द्वारा ईडी के द्वारा उनसे 6 घंटा पूछताछ किया गया। तो नीतीश कुमार को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी कहा जा रहा था रिप्रेजेंटेटिव हैं और भावी प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार है, यही कारण था कि अब देखिए, अब देश में दर्जनों लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। बगल में ममता बनर्जी है, बगल में नीतीश कुमार जी हैं, शरद पवार जी हैं, केजरीवाल जी हैं, झारखंड साउथ से लोग हैं और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। विपक्ष में तो कांग्रेस भी है। अब बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर है, उनको फैसला करना है कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देंगे कि नीतीश जी को समर्थन देंगे। तो ये हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि वर्तमान में जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन होना है उसमें कोई वैकेंसी नहीं है, चाहे कोई भी दल हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामगढ़ सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जेएमएम ने रामगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। चुनाव में यूपीए साझा उम्मीदवार उतारेगी और इसकी घोषणा जेएमएम ने अपनी तरफ से कर दी है। बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस की वो सीट है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, तो निश्चित रूप से महागठबंधन का कैंडिडेट होगा। और महागठबंधन में सारे दल मिलके, जो भी दल हम लोग महागठबंधन में वो मिल करके चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की वो सीट है और महागठबंधन की सीट रहेगी। मतलब उम्मीदवार तो कांग्रेस का होगा ना? निश्चित रूप से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि एनडीए की बैठक में इसका फैसला होगा। जबकि दूसरी ओर आजसू ने कहा कि पिछले चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा था, लिहाजा आजसू का दावा स्वाभाविक रूप से बनता है। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार क्या कौन होगा, इस पर शीघ्र निर्णय होगा। ये हमारा भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जो आजसू का नेतृत्व है वो शीघ्र बैठकर तय करेगा। लेकिन इतना पक्का है, ये हम बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। एनडीए का उम्मीदवार रामगढ़ से बड़ी जीत हासिल करेगा। एनडीए का घटक दल आजसू है और रामगढ़ सीट परंपरागत तरीके से आजसू की सीट रही है।
पिछले चुनाव में भी हम द्वितीय स्थान पर थे। हर परिस्थिति में यहाँ पर दावा आजसू पार्टी का बनता है। इसीलिए एनडीए ने साझा उम्मीदवार के तौर पर यह मान लिया है कि यहाँ पर आजसू का ही प्रत्याशी होगा। दिल्ली में कार्य समिति की बैठक में शामिल होकर लौटे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रामगढ़ उपचुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एनडीए सत्ताधारी दल को आईना दिखाने का काम करेगा और इस बार सत्ता का अहंकार हारेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन के उम्मीदवार को रामगढ़ की जनता धूल चटाने का काम करेगी। सत्ताधारी केवल मलाई खाने में व्यस्त है। झारखंड की जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि रामगढ़ सीट कांग्रेस की है, इसलिए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। कैंडिडेट को भी देता है, कैंडिडेट के नाम पर भी देता है, लेकिन ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी के नाम पर देता है। तो पार्टी के नाम पर 5 साल के लिए दिए, 3 साल में ही डिस्क्वालीफाई हो गई हमारे विधायक जी। तो 2 साल बचे हुए, तो अभी इलेक्शन होने जा रहा है फरवरी महीने में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट देंगे कम से कम 2 साल और के लिए, 5 साल पूरा करने के लिए। इन्हें कांग्रेस से जीत होगी। राज्य भर में 20 सालों से काम कर रहे दैनिक वेतन भोगियों को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा तोहफा दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को विभिन्न विभागों में 20 साल से काम कर रहे दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने की दिशा में निर्णय लेने का आदेश दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव को 8 हफ्ते के अंदर नियमित कर उसके आदेश की कॉपी कोर्ट में पेश करने का निर्देश जारी किया गया। कुल 5 लोग थे जो पिछले विगत 20 वर्षों से झारखंड सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके नियमितीकरण पर 8 वीक के अंदर आदेश पारित करके कोर्ट को बताएं और फिर इस मामले को 8 हफ्ते के बाद फिर दोबारा लिस्ट करने के लिए रजिस्ट्री को बोला है। अगली खबर है गुमला से, जहां के चैनपुर में रौतिया समाज ने जमीन माफियाओं के खिलाफ जुलूस निकाला और पुतला फूंका। भू माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने भू माफियाओं को सेंधरा करने की चेतावनी दी। रौतिया समाज का आरोप है कि उनकी जमीन को माफियाओं के द्वारा अंचल कर्मियों से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर म्यूटेशन कराया गया है। पिछले दिनों 3 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से लिखा लिया गया। छतरपुर निवासी महिनाथ रौतिया में इसी वजह से सदमे में उनकी मौत हो गई, जिससे रौतिया समाज भड़क उठा। वकील मियां और फिर इस तरह से बहुत से आदमी लिखवाई। तो दलाल में से कौन कौन इकर में लागल है तर जमीन? दलाल में मोर जगह लाई गए रितेश कुमार गुप्ता, संतोष सिंह और छतरपुर के विनोद नायक। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची में एक उच्च स्तरीय बैठक दक्षिणी छोटानागपुर आयुक्त की अध्यक्षता में बुलाई गई है और बैठक में डीआईजी, एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस का राजकीय कार्यक्रम होना है, इसे लेकर राजधानी में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। 26 जनवरी को जो मुख्य समारोह है हमारे मुराबादी मैदान में, उसकी तैयारी से संबंधित बैठक थी। काफ़ी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और यूँ ये सुव्यवस्थित तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, बस इसी डायरेक्शंस में सबको निर्देश दिए। हजारीबाग के कनहरी पहाड़ का जीर्णोद्धार किया जा रहा और इस पहाड़ की सीढ़ियां अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में बनवाई थी, जिसका अब जीर्णोद्धार नहीं हो सका था। लेकिन अब राज्य सरकार की योजना से लगभग 18 लाख की लागत से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सुंदरता को बढ़ाने के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं। जल और मृदा संरक्षण के लिए 3 डैम का निर्माण भी कराया जा रहा है और साथ ही घूमने आने वाले लोगों के लिए जगह जगह बैठने के लिए बेंच बनवाए जा रहे हैं ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। रांची के सुखदेव नगर में एमबीए के छात्र दीपक ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन मौत से पहले उसने व्हाट्सएप पर जो स्टेटस डाला वो चौंकाने वाला है। मोहब्बत की जंग हार चुके दीपक प्यार पाने की चाहत में मौलाना के झांसे में आ गया और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मोहब्बत, मौलाना और मौत। एमबीए स्टूडेंट की मौत का खुला राज। मोहब्बत में मौलाना का झांसा। प्यार पाने के लिए धर्मांतरण का दबाव। प्यार नहीं मिला तो किया सुसाइड।
व्हाट्सएप पर आखिरी स्टेटस। नसीम और मौलाना को याद रखना। ये कहानी है रांची के सुखदेव नगर के एमबीए स्टूडेंट दीपक की। प्यार नहीं मिला तो दीपक ने फांसी के फंदे को गले से लगा लिया, लेकिन मौत से पहले दीपक ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा, उससे उसकी मौत के राज का पर्दाफाश हो गया। दीपक ने अपने स्टेटस पर लिखा, अलविदा दोस्तों, नसीम और मौलाना को याद रखना। ये बात दीपक ने सिर्फ इस वजह से लिखी क्योंकि उसे उसका प्यार दिलाने के नाम पर मौलाना और उसके बचपन के दोस्त नसीम ने न सिर्फ ठगा बल्कि उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव भी बनाया था। ठीक करने के बजाय और ज्यादा डिप्रेशन में ले गया, मौलाना के थ्रू पैसा ठगवा के। और फिर इसी दौरान लड़की भी बीच बीच में बोलने लगी कि तुम मर काहे नहीं जाता है, तेरा हम चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। बीच बीच में सिर्फ इतना ही लड़की जवाब देती थी कि तुम मर जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। लास्टली में भी एक उसका बचपन का एक और दोस्त था राजा डकरा का, उसके पास भी बोली कि वो मर जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम माँ हैं, हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, कल जाके किसी का बेटा का साथ ऐसा ना हो। हम यही चाहते हैं। मेरा घर का चिराग बुझ गया। पढ़ना चाहता था और हमको भी बोलता था कि तुमको भी हम पढ़ाएंगे, जब मेरा जॉब लग जाएगा ना सोनी तो तुमको भी हम पढ़ाएंगे। बहुत सपोर्ट करता था, मेरा साथ बैठ के हमको समझाता था, बोलता था यहाँ रांची आई हो तुम। मेरे जो बच्चे के साथ हुआ वो किसी और दूसरे बच्चों के साथ ना हो, और मेरा बच्चे के साथ जो हुआ उसका जो भी उसको आरोपी है, उकसाया है, उसको कठिन से कठिन मतलब सजा मिले। दरअसल दीपक एक युवती को बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन युवती ने दीपक से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब अपने प्यार को पाने के लिए दीपक हद से गुजरना चाहता था, लेकिन यहीं पर वो ठगा गया। दोस्त नसीम दीपक को लेकर मौलाना के पास ले गया। मौलाना ने न केवल उससे पैसे ऐंठे, धर्मांतरण का भी दबाव बनाने लगा। मौलाना ने उसे तंत्र मंत्र का झांसा दिया और पैसे की डिमांड करने लगा, जिसके लिए युवक ने अपनी बाइक तक बेच दी। लेकिन जब इसके बाद भी दीपक अपने प्यार को नहीं पा सका तो उसने मौत को गले लगा लिया। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।